नमस्कार। पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी ज्योग्राफी चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी 2024 को। चंडीगढ़ में पीजीटी के लिए 3 पोस्ट निकली थी और उसके लिए एग्ज़ाम जो है वो 2 एग्ज़ाम हुए हैं। एक आपका जनरल पेपर का 50 नंबर का जिसको पार्ट ए बोला उन्होंने, और पार्ट बी में 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है आपका ज्योग्राफी का। तो आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चन का, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है। वैसे मैंने एग्ज़ाम को एक बार देखा है तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मैं इजी ही कहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिए गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन हैं जो थोड़े से मॉडरेट किस्म के हैं। डिफ़िकल्ट लेवल का एक आध ही क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ खास इस एग्ज़ाम में था नहीं। तो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम कि कितने नंबर जो है लिए जा सकते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर की में ऑब्जेक्शन के लायक हैं और किन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, या आंसर की में जो क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, आंसर गलत दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीज़न का है, कथन और कारण का है। यहाँ लिखा गया है कि नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, सुनामी, वार्स एटेस्ट्रा, लोकल कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ पुश फैक्टर। हिंदी में देख लेते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी, युद्ध और स्थानीय संघर्ष जो हैं वो पुश फैक्टर का उदाहरण नहीं है। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि जब प्रवास से लिया गया क्वेश्चन है, प्रवास में वो फैक्टर जो आपको मजबूर करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर। तो ये सारे के सारे कारक जो है वो आपको मजबूर करते हैं जगह को छोड़ने के लिए, प्रवास करने के लिए, तो इसलिए ये पुश फैक्टर है। यहाँ लिखा है नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन जो है वो आपका गलत है, और कथन गलत का केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। बाकी दूसरा कारण इसका हम देख लेते हैं। शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर वो होते हैं जो आपको किसी स्थान पर खींचते हैं, बुलाते हैं। तो हाँ, शिक्षा के अवसर और स्वास्थ्य जो है एक पुल फैक्टर का काम करते हैं, इसलिए बी जो है वो राइट आंसर होगा, ए गलत है और आर सही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर फॉर अर्थक्वेक। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के लिए संरचनात्मक शमन उपाय नहीं है। संरचनात्मक शमन उपाय का मतलब है कि कौन सा संरचना से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको डिफ़िकल्ट लेवल, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डायरेक्ट एनसीईआरटी से नया होकर के अलग से है। यहाँ बताया गया कि इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथनिंग ब्रिजेज एंड हाईवेज। हिंदी में देख लेते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, भूकंप प्रतिरोध के लिए मौजूदा संरचनाओं को फिर से लगाना, और पुलों और राजमार्गों को मजबूत करना। तो बी सी डी तीनों ही जो है वो आपकी संरचनाओं से संबंधित है, चाहे भवन बनाना हो, चाहे पुल और उसका निर्माण करना हो, या फिर भूकंप रोधी जो पहले से बिल्डिंगें बनी हुई है उसमें भूकंप प्रतिरोध के लिए संरचना लगाना हो, तीनों संरचना से संबंधित है। यहाँ पर ए जो है वो संरचनात्मक शमन से संबंधित नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चरल मिटिगेशन से संबंधित नहीं है। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है ह्यूमन ज्योग्राफी की। आपकी 12th क्लास में 3 डेफिनेशन दी गई है, उन्हीं में से एक, ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, सेड बाय होम। ये डेफिनेशन जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी की किसने दी है? मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का अध्ययन है, और ये जो डेफिनेशन है संबंधों का अध्ययन, ये रेटजेल के द्वारा दी गई है।
मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं जो है 12th क्लास में दी गई हैं। एक आपकी एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा दी गई है, एक ब्लास के द्वारा दी गई है और एक आपकी रेटजेल के द्वारा दी गई है। अभी पिछले एग्जाम्स की हम जब बात करेंगे केवीएस और एनवीएस में एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो पूछी गई थी और यहाँ देखने को आपको मिली है जो रेटजेल के द्वारा दी गई है। तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प द ह्यूमंस इन डिस्कवरी ऑफ फायर। कथन दिया गया है, हिंदी में इसकी बात करें कि घर्षण और गर्मी की समझ ने मनुष्य को आग की खोज करने में मदद की। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, जिसमें हम नियतिवाद और नवनिश्चयवाद इन सब चीज़ की बात करते हैं, संभववाद की बात करते हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से मानव और पर्यावरण के बीच संबंध किस प्रकार से बदलते हैं। तो कथन जो है वो बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्स द ह्यूमन टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय नेचर। प्रौद्योगिकी मनुष्य को प्रकृति द्वारा लगाई गई सीमा को पार करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल सही बात है। संभववाद में ये बात बोली गई है, दोनों बात संभववाद से रिलेटेड हैं और दोनों सही भी हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज। मतलब किसी विशेष क्षेत्र के में 2 बिंदुओं के बीच जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर से होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। देखो, पॉपुलेशन वृद्धि दर की बात जब हम करते हैं तो पॉपुलेशन वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल और एक आपकी वास्तविक। प्राकृतिक होती है और दूसरी आपकी वास्तविक होती है। प्राकृतिक में हम जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल करते हैं और जब हम वास्तविक की बात करते हैं तो उसमें हम प्रवास को भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ केवल जन्म दर और मृत्यु दर की बात हुई है, तो ये आपका होगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अगर यहाँ प्रवास को भी शामिल कर लिया जाता तो ये आपका होता वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर। अगला असर्शन रीजन फिर से दिया गया है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1930 विच हैज रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। ये कथन दिया गया है 1930। हिंदी में देखते हैं, 1930 में विश्व की जनसंख्या लगभग 2 बिलियन थी जो 2006 तक 6 बिलियन हो गई। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दिया गया है। कारण है इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ड्यू टू ए डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज बीन सम मेजर काजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हिंदी में अगर देखें तो मातृदर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु दर में गिरावट के कारण दीर्घायु में वृद्धि जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही बात है। हम जनसांख्यिकीय संक्रमण के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। दोनों चीजें बिल्कुल सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, द प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग known as in the northeast states like Assam, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। मतलब यहाँ पर पूछा है कि आदिम जीविका कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। और हमें पता है आदिम जीविका कृषि को ही हम स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं और स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा अगर हम केवीएस एनवीएस की बात करें तो वहाँ पर लदांग और मिल्पा उन सब चीज़ों का आपको पेयरिंग के द्वारा वो आपको मैचिंग करने के लिए दिखाया गया था। तो झूमिंग कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि जो है, वहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग ज्योग्राफी के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगेन एनसीईआरटी से लिया गया है, कोई मुश्किल लेवल का नहीं था। अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में देखें, अरेबिका किस्म की कॉफी प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस देश से भारत में लाई गई थी।
और इसके बारे में जब हम देखते हैं दोस्तों, कॉफ़ी की फसल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये काफ़ी फेमस है कि अरेबिका जो है वो यमन से भारत में लेकर के आए थे। तो ये कोई मुश्किल सवाल ये भी नहीं है, सिंपल अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर टू डिटरमाइन द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब अगर हिंदी में देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों के स्थानीयकरण जो वेबर और बाकी सब विद्वानों ने दिए हैं को निर्धारित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक नहीं है, हमें ये बताना कि आर्थिक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो वित्तीय सुविधाएं आर्थिक है, बाजार की निकटता आर्थिक है, स्थान और अन्य सेवा की उपलब्धता ये भी आर्थिक है, सुरक्षा बल जो है दोस्तों वो आर्थिक कारण नहीं है। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल। ये ऊपर भी वेबर से ही था, लगभग इंडस्ट्रियल लोकेशन से क्वेश्चन था, अब वेबर से आ गया है। कौन सा वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन सिद्धांत है उसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वेबर के औद्योगिक स्थान के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। हमें यह बताना है कौन सा नहीं है। तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की ओर खिंचाव उद्योगों का होगा, बिल्कुल सही बात है, ये संबंधित है। ये कीवर्ड्स जो है ना, जैसे यहाँ लिखा है नहीं, इसके ऊपर विशेष ध्यान आप लोगों को देने की जरूरत होती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि कौन सी विशेषता है और कोई भी एक देखा और उसके बाद कहेंगे कि हाँ हाँ ये हो गया। नहीं, कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो ये विशेषता है डिडक्टिव अप्रोच जो है, यानी कि निगमनात्मक दृष्टिकोण का ये सिद्धांत था, ये भी बिल्कुल सही है। और मटेरियल इंडेक्स जो है वेबर की जो थ्योरी है उसमें निकाला गया है। पदार्थ सूचकांक जिसको बोलते हैं कि कच्चा माल और तैयार माल के बीच का जो अनुपात है उसको मटेरियल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंडक्टिव अप्रोच है ये इससे संबंधित नहीं है, यानी कि आगमनात्मक जो है दृष्टिकोण वो इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीप टाइड। ये नीप टाइड जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि नीप टाइड बार बार पूछा जाता है, तो आपको देखने की जरूरत है। हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज अबो। मान लो कि ये सी लेवल है और अगर इस लेवल तक आपका ज्वार और भाटा आ रहा है तो हाई टाइड में क्या होगा कि ज्वार जो है और ऊंचा चला जाएगा और भाटा जो है और नीचा चला जाएगा। और जब लघु ज्वार होगा या नीप टाइड होगा तो ज्वार भी कम होगा और भाटा भी जो है वो कम होगा। तो ये क्या बोलता है कि लघु ज्वार के समय उच्च ज्वार सामान्य से नीचे है, बिल्कुल सही बात है, ये नीचा है। और निम्न ज्वार सामान्य से ऊपर रहता है, ये देखो इसके सामान्य ये है और ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो कथन एक जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात कर लेते हैं, लघु ज्वार पूर्णिमा के बजाय अमावस्या के दौरान होता है। निम्नलिखित विकल्पों का उत्तर का चयन कीजिए। देखो अमावस्या हो और या आपका पूर्णिमा हो, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाएंगे। और जब भी एक सीध में होंगे तो सिजगी की स्थिति बनती है, सिजगी, ठीक है। और सिजगी जब बनती है स्थिति तो हमेशा ही बृहत ज्वार आएगा, लघु ज्वार नहीं आएगा। तो इसलिए अमावस्या हो या पूर्णिमा हो आपका दोनों ही स्थिति में लघु ज्वार नहीं बनेगा, इसलिए आर जो है वो गलत हो गया। तो लघु ज्वार बनेगा कब, लघु ज्वार बनेगा जब इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता होगा, इस स्थिति में बनेगा या फिर इस स्थिति में बनेगा। तो इस प्रकार की स्थिति जब होगी, एक यहाँ और एक यहाँ होगा, या फिर इस प्रकार की स्थिति होगी, तब जाकर आप देखोगे कि 90 डिग्री का जब ये कोण बनता है, यानी कि सप्तमी या अष्टमी का जो दिन होता है उस दिन अगर हम देखें तो आपको लघु ज्वार देखने को मिलेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो कथन ठीक है, कारण गलत है, यानी कि ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सी काउ इज फाउंड इन विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। देखो 12th क्लास की जब हम 11th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे सिलेबस में आता है।
वहाँ जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से मन्नार की खाड़ी हमारे सिलेबस में है। तो ये जो सी काऊ जो है वो मन्नार की खाड़ी में मिलते हैं। मोटी सी बात ये है कि आपको जो सिलेबस में दिया गया है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 4 अगर आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं तो आपको 4-5 जो एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे लगभग एनसीईआरटी से हैं, थोड़ा सा डिटेल में उनसे रिलेटेड पूछा गया है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू बायो फर्टिलाइजर, यानी कि ऐसा कौन सा है जो जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक की बात करें तो नाइट्रेट्स, खाद और खेती की खाद, ये सब चीजें अब नया नहीं है, यहाँ न्यू पूछा गया है। तो हरा नीला शैवाल जो है, जिसको ब्लू ग्रीन ग्रीन ब्लू एल्गी बोलते हैं, वो जो है आपका नया बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर होता है जैव उर्वरक, यानी कि जीवन, जिसके अंदर जीवन हो या हम कहें जीवों से जो बना हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत का वन है। तो हमें पता है कि सुंदरवन का जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के अंदर जो सुंदरी वन हमारे हैं वो आपके यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आते हैं। तो डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर लायंस। हमने देखो एनसीईआरटी में भी है यही कि लायंस के लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फेमस है। ऑप्शन में दिया है गिर दिया है, नीलगिरी दिया है, काजीरंगा दिया है और मुद्दुमलाई दिया है। तो गिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका लायन के लिए फेमस है। और बार बार काजीरंगा भी पूछा जाता है, काजीरंगा में भी हमें पता है कि एक सींग वाले गैंडा जो है उसके लिए ये फेमस है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले आ चुका है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में किस प्रकार के पशुओं के लिए फेमस वो है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए उत्तरदायी सहजीवी बैक्टीरिया खालिस्तान में मौजूद होते हैं। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो खासतौर पर जो फलीदार जो हमारे लेजुमिनस प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं उनके अंदर होता है। तो इनमें से अगर हम देखें गेहूं, मटर, मक्का और जई, इनमें से केवल मटर जो है वो फलीदार प्लांट है या लेजुमिनस प्लांट्स है। तो मटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन डज द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस ऑक्योर, फर्स्ट ऑयल क्राइसिस के बारे में हमें बताना है कि फर्स्ट ऑयल क्राइसिस जो है वो कब हुआ था। तो पहला जो तेल का संकट आया था वो 1973 में आया था और भारत को भी ये सब फेस करना पड़ा था। उसके बाद काफ़ी चेंजेस जो है हमें करने पड़े थे अपनी इकोनॉमी को लेकर के, फर्स्ट टाइम में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 1973 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ द पीएच ऑफ ए लेक इज 5.5, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द लेक वाटर बेस्ड ऑन दिस पीएच। देखो पहले पीएच की बात कर लेते हैं हम। पीएच जो है उसके द्वारा हम ये मापते हैं कि किसी भी चीज, कोई भी चीज अम्लीय है या अक्षारीय है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 14 के बीच में होती है। और 7 जिसकी वैल्यू होती है वो होता है न्यूट्रल, बीच में जो होगा वो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो वो होगा आपका एसिडिक, और 7 से 14 की तरफ आपका होगा बेसिक, यानी कि ये अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में अक्षारीय होगा। अब ये 5.5 है तो 7 के नज़दीक है, यानी कि एक तो 7 से कम है यानी कि एसिडिक होगा, 7 के नज़दीक है थोड़ा सा एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। और पहले इतना ही देख लेते हैं कि किस जो है हमारा ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में यह जलीय जीवन के लिए अत्यंत अम्लीय, अत्यंत तो नहीं है, अभी तो थोड़ा ही है, अगर 0 के आसपास होता तो ज़्यादा अम्लीय होता। बी देखते हैं, यह थोड़ा अम्लीय है और अधिकांश मछली प्रजातियों के लिए उपयुक्त है। हाँ ये सही है कि यह थोड़ा सा अम्लीय है। अगले देख लेते हैं, यह पीने के पानी के लिए बिल्कुल तटस्थ और आदर्श है, नहीं। अगर इसका pH 7 होता तो ये बिल्कुल तटस्थ और आदर्श होता।
थोड़ा सा अक्षारिय, अक्षारिय तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 7 से कम है, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोविंग ऑफ ताजमहल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट ताजमहल के पीलेपन हेतु जिम्मेवार है। ताजमहल का जो पीलापन है दोस्तों, वो हमें पता है कि वो एसिड रेन की वजह से है, और एसिड रेन में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो आपका गैस होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एसिडिक गैस के लिए, एसिडिक रेन के लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगेन ये सारे के सारे लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। मैं बार बार कहूँगा कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, और हर एक टॉपिक से मान लो कोई एक टॉपिक उसमें दिया गया है तो उसके बारे में डिटेल से 2-4 लाइनें आपको गूगल से भी देख लेना है, या फिर किसी दूसरी बुक का रेफरेंस। कहने का मतलब ये है कि आपको मास्टर डिग्री लेवल तक जो पढ़ना होता है उस तरीके से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर, कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो किस साल चलाया गया है। मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम MAB किस वर्ष शुरू किया गया है। तो ये 1971 में, ऑप्शन है 1971, 1975, 1980 और 1985। तो इसका राइट आंसर है 1971। 1971 में यूनेस्को ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था ताकि मानव और जो बायोस्फीयर है उसके जो रिलेशनशिप जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सके। तो इसलिए यूनेस्को ने इसको 1971 में शुरू किया था। ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपका एनसीईआरटी से है। द टर्म आर्चीपेलाजियो मीन्स, हिंदी में देखते हैं। हिंदी में अगर आप इसको पढ़ते हो तो बड़ा आसान है। द्वीप समूह शब्द का अर्थ क्या है। द्वीप समूह का अर्थ द्वीपों का एक, ऑप्शन दिए गए हैं, गोलाकार मूंगा चट्टान से घिरा हुआ एक उतला लैगून, लैगून तो नहीं होता द्वीप समूह। सेकंड ऑप्शन है द्वीपों का एक समूह या द्वीपों की एक श्रृंखला। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी के पौधे और पशु जीवन, बिल्कुल नहीं। पूर्ववर्ती कोई चीज, बिल्कुल नहीं। द्वीप समूह हमें पता है कि द्वीपों का एक समूह या द्वीपों की एक श्रृंखला होती है। जैसे भारत के भी 2 द्वीप समूह हैं, एक आपका लक्षद्वीप और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीपों के समूह को हम द्वीप समूह या आर्चीपेलाजो बोलते हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज कनेक्ट्स मनाली एंड लेह बाय रोड एंड कट्स अक्रॉस पीर पंजाल रेंज। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। तो जो आपके दर्रे हैं वो बेसिकली पहाड़ी इलाकों में गुजरने रास्ते का काम करते हैं कि 2 श्रृंखलाओं के बीच से किस तरीके से रास्ता बनेगा। और पीर पंजाल जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि मनाली और लेह को सड़क से जोड़ने के लिए रोहतांग दर्रा है, माना पास है, नीति पास है, नाथुला दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो आपको लेह और मनाली के मार्ग को जोड़ता है, जो कि आपका मनाली के थोड़ा सा ऊपर है, लगभग 40 किलोमीटर। ए इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए एक थोड़ा सा जो करंट जो चीज़ है वो ये है कि इस पास को अब लगभग बंद कर दिया गया है या फिर कम यूज़ में आता है, क्योंकि वहीं पर अब एक टनल बना दी गई है जिसका नाम है अटल टनल, और वो मनाली को सिसु के साथ जोड़ती है। तो इसलिए अब उसका इस्तेमाल किया जाता है साल के 12 महीने के लिए। रोहतांग दर्रा जो है वो साल में लगभग 6 महीने जो है वो बंद रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अटल टनल बनने के बाद किस दर्रे का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है, तो आपका रोहतांग दर्रा जो है उसका आंसर होगा। और ये पीर पंचाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना और नीति दोनों ही आपके उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, द गोल्ड माइनिंग टाउन्स ऑफ कालगुरली एंड कूलगार्डी आर लोकेटेड इन। ऑप्शन है आपके द यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। यानी कि कालगोरली और कूलगार्डी के सोने के जो खनन के शहर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? यूएसए में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपका दक्षिण अमेरिका में। तो ये दोनों ही शहर आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन। जो 12th क्लास का पॉपुलेशन का जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये आता है आपका खनिज का जो टॉपिक है कि खनिज जो है वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं। वहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि कूलगार्डी और कालगोरली में जो है सोने के खनन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो है पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच 3 important rivers of Indian subcontinent have their sources near the मानसरोवर लेक in the Great Himalayas। मतलब ग्रेट हिमालयाज को पार करके जो अपना मानसरोवर है तिब्बत में, उसके आसपास से कौन कौन सी भारत की 3 नदियां निकलती है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है सिंधु, झेलम और सतलुज। नहीं, झेलम जो है वो श्रीनगर के पास से निकलती है वेरीनाग झरने से। हाँ, सिंधु और सतलुज जो है वो आपकी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ये जो है वो आपका सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलुज बिल्कुल सही है, वहीं से निकलती है, लेकिन यमुना जो है वो आपकी वहां से नहीं निकलती है, ये उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है। तो बी आंसर गलत है। फिर से झेलम और यमुना आ गया है तो सी भी गलत है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, हाँ, ये 3 की 3 जो है वो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये जो नदियां हैं जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को पार करके जो है भारत में एंट्री करती हैं, आपकी सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो या फिर आपका सतलुज हो, इनको हम पूर्ववर्ती नदियां भी बोलते हैं। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, तो आपको वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975, 1984, 1982, 1980। यानी कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खालिस्तान में स्थापित किया गया था 1975 में, 1984 में, 1982 में या 1980 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1985। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1975, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है जो 1975 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द विंड ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड। हम जब पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक हवा जो है घाटी के गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है और ऊपर उठने वाली इस हवा को हम एनाबेटिक पवन के नाम से जानते हैं। और रात के समय हवा जो है पर्वत के ऊपरी किनारे की वो ठंडी होकर नीचे की तरफ बैठती है और इस नीचे उतरने वाली हवा को हम कैटाबेटिक पवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एनाबेटिक, कैटाबेटिक, डाउनफॉलिंग विंड या स्लोप विंड। तो ये जो नीचे उतरने वाली जो विंड है दोस्तों, इसको हम कहेंगे कैटाबेटिक पवन। और एक ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका लैंड है, ये आपका सी है। तो लैंड से सी से जो लैंड की तरफ पवन चलेगी और जो लैंड से सी की तरफ पवन चलेगी वो दिन में कहाँ से चलेगी, रात में कहाँ से चलेगी, स्थल समीर किसको कहेंगे या फिर समुद्री समीर के नाम से कौन सी जानी जाती है, उन सब से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, और ये सारी की सारी विंड जो है इनको टेम्पोरल विंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारा मानसून भी है एक टेम्पोरल विंड है, सामयिक पवन के नाम से हिंदी में इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द प्रीमियर कंजर्वेशन एफर्ट इन कंट्री वाज लॉन्च्ड ऑन। प्रोजेक्ट टाइगर देश में प्रमुख संरक्षक प्रयासों में से एक है, कब शुरू किया गया था? अगेन एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, 10 जून 1975,
1 अगस्त 1973, 1 अप्रैल 1973 या 10 अप्रैल 1975। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमें पता है कि 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। एनसीईआरटी में साफ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो ये क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से ही था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द जोन ऑफ अर्थ हैविंग एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 5.6 एंड थिकनेस ऑफ 2780 किलोमीटर इज नोन एज पायरोस्फीयर, रोस्फीयर, ओसोस्फीयर या क्रायोस्फीयर। देखो, जब हम इंटरनल ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे ऊपर क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मेंटल के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट में हमारा बचता है कोर का एरिया। तो ये कोर का ये जो एरिया है हमारा, इसी को हम पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ए जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। इसकी थिकनेस जो है लगभग 2780 किलोमीटर और आपका जो डेंसिटी है वो 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द इमर्जेंस ऑफ हिमालयाज रेंज फ्रॉम द टेथिस सी एंड द थिकनेस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेड टू द क्रिएशन ऑफ सबस्टेंशियल बेसिन which geographical region in India was shaped as a result of the subsequent filling of the depression। पूछा गया है कि जो आपका टेथिस सी था उससे जब हिमालय बना और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया था उसके बीच का जो गहरा भाग बच गया था वो नदियों द्वारा लाई गई गाद से जब भर गया तो वो कौन सा हिस्सा बना। देख लेते हैं हिंदी में। टेथिस सागर से हिमालय श्रृंखला के उद्भव और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के डूबने से एक बड़े बेसिन का निर्माण हुआ। इस गड्ढे के भरने के परिणाम स्वरूप भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो इंडिया का ये जो नॉर्दर्न जो माउंटेन्स का रीजन है और ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसके बीच में आपको एक रीजन देखने को मिलता है, ज्योग्राफिकल रीजन। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑप्शन दिया गया है द हिमालयाज, नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स। तो हमें पता है कि हिमालयाज और प्लेट्यू के बीच में हमारा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडियन मानसून। हिंदी में देखते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स की गतिविधि भारतीय मानसून के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ITCZ है उसी के उत्तर की तरफ खिसकने से जो हमारी हवाएं हैं वो दक्षिण से ऊपर की तरफ मुड़ती हैं और वो हवाएं जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली, उन्हीं की वजह से। तो इस प्रकार जो ITCZ है उसका इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन मानसून में। बिल्कुल पहला जो है बिल्कुल सही है। और अगर हम दूसरे कथन की बात करते हैं, दूसरा कथन आपको दिया गया है द ITCZ इज ए जोन ऑफ लो प्रेशर विच अट्रैक्ट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी कि ITCZ निम्न दबाव का क्षेत्र है जो विभिन्न दिशाओं से हवाओं के प्रवाह को आकर्षित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। कैसे है एक बार देख लेते हैं। जो हमारा ITCZ है कुछ इस प्रकार से भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, उसमें जो हमारी ट्रेड विंड्स ऊपर से आती हैं सब ट्रॉपिकल हाई जो हमारा प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर हमारी ITCZ में बनती है हमारी लो प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इसको बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री के आसपास बनती है। तो वहाँ से ईस्टर्लीज जो है वो चलती हैं और दोनों आकर के ITCZ पर मिक्स हो जाती हैं। और यही सेकंड में लिखा गया है। सेकंड जो आपका कथन है उसमें यही सब लिखा गया है।
तो इस प्रकार अगर हम देखें तो दोनों ही कथन सही है। इस इट मीन्स आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। दोनों कथन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन ए माइल। एक मील में कितने इंच हैं? 63,330, 63,360, 33,660 या 36,360। तो 63,360 इंच जो है एक मील में आपको देखने को मिलते हैं। एक फीट में 12 इंच होते हैं, 3 फीट में 1 गज होता है, और इसी प्रकार अगर हम करें फरलोंग में 220 गज होते हैं, और 1 मील में 1760 गज होते हैं। इसको अगर हम 12 फीट 3 फीट 12 इंच से और 3 फीट से गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बन जाएगा आपका 63,360। तो इस प्रकार बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रोजेक्शन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ लाइट। कि निम्नलिखित में से किस समूह में परिप्रेक्ष्य मानचित्र प्रक्षेपण प्रकाश के स्रोत पर आधारित प्रक्षेपण शामिल है। यानी कि जो प्रोजेक्शन जो हम बनाते हैं, प्रोजेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसमें प्रकाश का स्रोत कहाँ पर होगा, आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो इक्वल एरिया होगा या इक्वल डिस्टेंस होगा, दिशा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, भूमध्य रेखा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ध्रुवों के लिए कौन सा सही है, और ट्रांस साइबेरियन को दिखाने के लिए कौन सा सही है, गेहूं की फसल के लिए कौन सा सही है। तो इस प्रकार से कोई न कोई क्वेश्चन आपको जो है प्रोजेक्शन से जरूर देखने को मिलता है। यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्रोजेक्शन है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, 2 प्रकार के प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, एक होता है जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है वो कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया किस किस में प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन एंड कॉनिकल प्रोजेक्शन, सी ऑप्शन है जेनिथल प्रोजेक्शन एंड कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, और डी ऑप्शन है आपका ऑर्थोमॉर्फिक एंड एजीमुथल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोपोर्शनल सर्कल्स आर आल्सो कॉल्ड। आपने जो 12th क्लास की एनसीईआरटी जब की होगी, प्रैक्टिकल का जो पोर्शन किया होगा, तो वहाँ पर आपने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डॉट मेथड से दिखा सकते हैं, और उसके साथ साथ हम प्रोपोर्शनेट सर्कल के द्वारा भी हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं। तो उसमें जो प्रोपोर्शनल सर्कल्स होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। गोलाकार आरेख, डायनामिक सर्कल, ग्रेजुएटेड सर्कल या फिर फ्लो मैप्स। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो आपके प्रोपोर्शनल सर्कल्स हैं उसको हम स्नातक चक्र या फिर ग्रेजुएटेड सर्कल्स के नाम से भी जानते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन जो है हमें प्रैक्टिकल से देखने को मिले हैं। अगला फिर वही ये टोपोग्राफिक मैप आप देखोगे तो 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल में। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है इंडिया में कौन प्रिपेयर करता है? भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र खालिस्तान के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया, टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ एटलस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका टोपोग्राफिक मैप को तैयार करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड ज्योग्राफी वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट टाइम बाय। भूगोल शब्द का पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इराटोस्थनीज ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था।
इसके अलावा इन्होंने अर्थ की जो हमारी सरकमफ्रेंस है, पूरी पृथ्वी की जो परिधि है, उसको सबसे पहले मापा था। तो इराटोस्थेनीज जो है वो राइट आंसर होगा, ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन वॉन थ्यूनेन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन विजुअलाइजेज प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल वुड इन। वॉन थ्यूनेन के कृषि स्थान के सिद्धांत में खालिस्तान में ईंधन की लकड़ी के उत्पादन की कल्पना की गई है। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग। देखो वॉन थ्यूनेन का जो सिद्धांत है, उसने जो कृषि से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था, उसमें 6 साइकिल जो है वॉन थ्यूनेन ने दी थी। 6 जो साइकिल क्या बोलूँ मैं उसको, 6 चक्र जो है, जो 6 सर्कल जो है उसने बताए थे कि एक शहर के चारों तरफ 6 सर्कल जो है वो बनेंगे, और ऐसे 6 सर्कल में अलग अलग प्रकार की जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो जो सेकंड जो सर्कल है, उस टाइम की बात है ये, जब वॉन थ्यूनेन ने ये सिद्धांत दिया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वॉन थ्यूनेन ने जो है एग्रीकल्चर लोकेशन की थ्योरी जो है कब दी थी। तो उसमें जो सेकंड सर्कल जो था शहर से, उस सेकंड सर्कल में आप देखोगे कि जो लकड़ी है ईंधन के इस्तेमाल के लिए, वो आपको उसके लिए जंगल जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका द्वितीय चक्र। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें कई बार क्या करते हैं कि 4 पेटियां दे दी जाती हैं, 1 2 3 4, और एक साइड 4 जो है उसके कार्य लिख दिए जाते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है कि मैच कीजिए कि पहली में कौन सा है, दूसरी में कौन सा है, तीसरी में आपको क्या देखने को मिलता है, चौथी में क्या अनाज कहाँ देखने को मिलता है, प्रतिभूमि कहाँ देखने को मिलती है। और एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रतिभूमि छोड़ी जाती है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, तो 14% होती है, और कौन से सर्कल में होती है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन से सर्कल में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, आप बात करें, स्पेस इज नॉट ए थिंग, इट इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉर things and events, something like a system of pigeonholes and filing system for observation said by। अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है, यह चीजों और घटनाओं के लिए एक प्रकार की संरचना है, कुछ कबूतर बिलों की प्रणाली या अवलोकन के लिए फाइलिंग प्रणाली जैसा कुछ, खालिस्तान द्वारा कहा गया है। यानी कि ये कोई कथन दिया गया है, और ये किसने कहा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बाउंसर बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आसानी से याद नहीं रहती हैं, तो तुक्का थोड़ा सा इसमें काम करता है। तो क्या ये कथन हमबोल्ट का है, रिटर का है, इमैनुअल कांट का है, या वेरेनियस का है। तो ये जो कथन कहा गया है वो इमैनुअल कांट ने कहा है, तो सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द थ्योरी ऑफ रिमलैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बुक द ज्योग्राफी ऑफ पीस। ज्योग्राफी ऑफ पीस जो है वो किसकी पुस्तक थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि द ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक के लेखक कौन है। टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ सी पावर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेक रिम अराउंड हर्टलैंड वाज रिटन बाय। रिमलैंड के सिद्धांत को द ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक में पेश किया गया था, ताकि हर्टलैंड के चारों ओर रिम बनाने की क्षमता के कारण समुद्री शक्ति के महत्व को दर्शाया जा सके। यह खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। यानी कि सारे ही तो हिंट आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन कितनी तरीके से ये पूछ सकता था। रिमलैंड सिद्धांत किसने दिया, रिमलैंड थ्योरी किसने दी, द ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक का लेखक कौन है, हार्टलैंड के चारों ओर रिम बनाने की जो क्षमता है उस विचार के बारे में किसने बताया था, समुद्री शक्ति से संबंधित सिद्धांत जो है आपका रिमलैंड का सिद्धांत किसने दिया था। तो सारे ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डालकर इन्होंने पूछ लिए हैं। किसने दिया था, ऑप्शन ए है हाउसहोफर, बी है मैकिंडर, सी है ट्रूमैन, और डी है स्पाइकमैन। तो स्पाइकमैन ने जो है समुद्री शक्ति से संबंधित हमारा रिमलैंड का सिद्धांत जो है वो दिया था। डी जो है आपका राइट आंसर होगा। मैकिंडर ने जो है स्थल शक्ति से संबंधित हार्टलैंड का सिद्धांत दिया था।
हार्टलैंड का जो सिद्धांत है वो मैकिंडर ने दिया था। और जो हवाई शक्ति से संबंधित सिद्धांत है वो आपका एटी महान के द्वारा दिया गया था। काफ़ी बार पेपर में दिया जाता है। एटी महान, मैकिंडर, स्पाइकमैन और कोई भी चौथा दे दिया जाएगा, वेबर वगैरह या फिर रेटजल वगैरह कुछ भी। और एक साइड दे दिया जाएगा कि आपको समुद्री शक्ति का सिद्धांत, स्थल शक्ति का सिद्धांत या वायु शक्ति का सिद्धांत। और अगर यहाँ रेटजल दिया गया है तो यहाँ लेबेंजरोम लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनको मैच करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। यहाँ पर कुछ ज्योग्राफर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ उनके द्वारा किया गया काम दिया गया है। आपको बताना है कि आपको ये मैच करना है। फ्रेडरिक रेटजल ने क्या दिया था? कार्ल रिटर, इमाइल दुर्खिम और विडाल डी लाप्लास। यहाँ लिखा है जैन डे वाई, सोशल डिटर्मिनिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड लेबेंजरोम। अगर हम देखें, फ्रेडरिक रेटजल ने जो है लेबेंजरोम की परिकल्पना दी थी, संकल्पना दी थी, यानी कि पहले का डी, 1 का 4, तो 1 का 4 डी में देखने को मिल रहा है। कार्ल रिटर ने आपका जो है अनेकता में एकता का सिद्धांत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है दिया था, तो सी। इमाइल दुर्खिम जो है वो सोशल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। और वाइडल डी लाप्लास ने आपका जैन डे वाई जो है दिया था। यहाँ जैन डे वाई का मतलब होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के बारे में जो है वाइडल डी लाप्लास ने टर्म यूज की थी जिसको जैन डे वाई कहा गया है। और फ्रेडरिक रेटजल के द्वारा जो लेबेंजरोम की जो संकल्पना दी गई थी, इसका मतलब होता है किसी भी राज्य की उत्तरजीविता का सिद्धांत, कि राज्य भी एक जीवित प्राणी की तरह है और उसे अपना विस्तार करने की जरूरत है समय के साथ। और यही कारण था कि हिटलर जो है वो जर्मनी का विस्तार बहुत तेजी से कर रहा था दोस्तों। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से राइट आंसर जो है आपका डी होगा, लेकिन आंसर की में ए दिया गया है। आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर समय है तो ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाया जा सकता है। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर नहीं है, आंसर की में ए दिया गया है, डी जो है इसका राइट आंसर होगा। इन द इंडियन ट्रेडिशन मानसून सीजन बिलोंग्स टू द मंथ्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर। अगर हम बात करें कि भारतीय परंपरा में मॉनसून ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार किन महीनों में संबंधित है? देखो, वो बोलते हैं ना कि अंधे को, सावन के अंधे को हरा ही हरा, और हरा ही हरा कब होगा? जब बारिश आएगी। तो इसलिए बैसाख और ज्येष्ठ जो है वो लगभग मई जून के महीनों को बोलते हैं। और श्रावण भाद्र जो है वो आपके जुलाई और अगस्त के महीने को बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर को अश्विन कार्तिक, और आपका फरवरी मार्च को हम माघ और फाल्गुन बोलते हैं। और अगर हम देखें तो मानसून का जो भारत में जो टाइमिंग है वो है जुलाई और अगस्त। तो इस प्रकार भाद्र और श्रावण जो है आपका सही आंसर होगा। तो भारतीय मानसून जो है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से श्रावण और भाद्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार कौन था, यानी कि जो डिजाइनर है मॉडर्न टाइम का, उसकी बात की गई है। C.A. डॉक्सियाडिस, ली कार्बूजियर, एडवर्ड लुटियंस या फिर होसमैन। तो अगर हम बात करें दिल्ली के चीफ आर्किटेक्ट की, तो एडवर्ड लुटियंस जो है वो दिल्ली का चीफ आर्किटेक्ट था। ली कार्बूजियर जो है वो आप बताइए कि भारत के किस शहर का? काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और चलो मैं ये बता देता हूँ कि ये चंडीगढ़ का ये एग्ज़ाम था और चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट जो है वो ली कार्बूजियर रहा है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज
सेटिंग द एजेंडा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तय करना, वाक्यांश का अर्थ पहचाने। मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारण की सूची तैयार करना, या फिर मीडिया चैनल उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके पुनः प्रसारण के लिए उच्च लक्ष्य रेटिंग अंक यानी कि टीआरपी है। किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, यह तय करने में मीडिया लोगों के विचारों और धारणाओं को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एजेंडा तय करने का मतलब है कि किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, ये एजेंडा तय करने से संबंधित है। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। देखिए अभी जो हमारे एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट के कुछ न कुछ नाम है। जैसे अगर हम दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसकी बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो हमें जब भी एयरपोर्ट्स देखने हैं तो उनके जो नाम है उसके बारे में भी देखना है। तो एक दिल्ली और एक आपका जो गुवाहाटी का जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। गुवाहाटी में कौन सा है, गोपीनाथ बारदोलाई करके शायद कुछ है। तो आपको इनके नाम जो है वो ज़रूर याद करने हैं। अगर हम बात करें वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एयरपोर्ट है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी करके कुछ है और दिल्ली में इंदिरा गांधी। तो आपको इस तरीके से हर जो आपका जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है याद करना है। अगला क्वेश्चन है जीआईएस से कि इन द जीआईएस द एंटायर अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू जोन्स इन विच टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन। पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन सिस्टम, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सिस्टम, यूटीएम प्रोजेक्शन या लैम्बर्ट एजीमुथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो अगर हम बात करें दोस्तों जीआईएस में प्रोजेक्शन की, तो जीआईएस में जो प्रोजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं यूटीएम। तो यूटीएम जो है वो जीआईएस में इस्तेमाल किया जाता है। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन। तो यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन जो है और WGS 1984 का इस्तेमाल जो है जीआईएस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूटीएम प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन फिर जीपीएस से, जीपीएस यूजर सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जीपीएस उपयोगकर्ता समाधान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो क्या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के ऊपर काम करता है, सैटेलाइट व्हीकल के ऊपर काम करता है, स्पेस व्हीकल के ऊपर, या रिलेटिव। तो ये रिलेटिव पोजीशनिंग के ऊपर काम करता है। जब हम कोई लोकेशन देखते हैं तो और हमारी लोकेशन क्या है, तो उसके रिलेटिव पोजीशनिंग के ऊपर जो है ये काम करता है जीपीएस सिस्टम। अगला क्वेश्चन सैटेलाइट से, सैटेलाइट जनरेट्स विच टाइप ऑफ सिग्नल्स। आपको ये बताना था कि सैटेलाइट जो है वो किस प्रकार के सिग्नल्स जो है वो भेजते हैं। रेडियो वेव्स के रूप में भेजते हैं, कॉस्मिक वेव्स के रूप में भेजते हैं, विजिबल रेज के रूप में भेजते हैं, या एक्स रेज के, यानी कि सैटेलाइट किस प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करता है। ब्रह्मांडीय तरंगे, रेडियो तरंगे, ब्रह्मांडीय तरंगे, दृश्यमान तरंगे, या एक्स किरणें। तो अगर हम देखें तो सैटेलाइट जो है वो रेडियो तरंगे भेजने का काम करता है। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल स्केल मैप। आपको स्मॉल स्केल मैप का एग्जाम्पल बताना था। प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैप ऑफ ए बिल्डिंग, मैप ऑफ एन ऑफिस, द वर्ल्ड मैप, मैप ऑफ ए जू। अगर आप देखो लघु स्तरीय मानचित्र का उदाहरण आपको देना है तो घर का जो मैप होता है वो आपका ब्रिज स्केल पर होता है, कार्यालय का मैप भी है ब्रिज स्केल पे, और जू भी जो है वो आपको छोटे इलाके हैं तो बड़े पैमाने के मानचित्र पर दिखाए जाएंगे। और जो छोटे पैमाने के मानचित्र पर जो आपका दिखाया जाएगा वो आपका वर्ल्ड मैप, एटलस मैप, दीवारी मानचित्र, वो सारे के सारे आपके जो हैं स्मॉल स्केल मैप होते हैं। तो यहाँ वर्ल्ड मैप जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। RMSC स्टैंड्स फॉर, RMSC जो है ये आपका
स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। रैंडम मीयर स्क्वायर एरर नहीं, रैंडम मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर या रिलेटिव मीयर स्क्वायर एरर। तो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर एरर यानी कि सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। रूट मीन स्क्वायर एरर होता क्या है? एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर एरर जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शन जो है अनुपात होता है। मान लो हमने किसी जो सीरीज के लिए हमने मान लिया था, कोई एस्टिमेट किया कि ये इसका मीन हो सकता है, और जो एग्जैक्ट जब हमने निकाला तो मीन जो है वो अलग आया होगा। तो उनका जो अंतर जो है, उनका जो अनुपात जो है, हम कहें कि उनके बीच का जो अंतर है उसको हम रूट मीन स्क्वायर एरर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जियो प्रोसेसिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कि जीआईएस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जियो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? डिफाइनिंग द एरिया, मैनेजमेंट, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो काम है वो जियो प्रोसेसिंग ऑपरेशन से संबंधित है। तो डी जो है आपका राइट आंसर होगा। विजिबल रीजन इज हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ रेंज। जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, वहाँ से क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में जो आपका दृश्यमान क्षेत्र है उसकी तरंगदैर्ध्य सीमा क्या है, यानी कि विजिबल रेज की वेवलेंथ क्या होती है। तो 0.40 से 0.70 माइक्रोमीटर, इसको हम 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की आयु आपसे पूछी गई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 13.7, जो कि 11वीं की एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में, शायद सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट रेप्टाइल दैट अपीयर्स ऑन द अर्थ। जियोमॉर्फिक टाइम स्केल से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ये क्वेश्चन दिया गया है। और पृथ्वी पर प्रकट हुए प्रथम सरीसृप का कालखंड क्या है? अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता तो कार्बोनिफेरस से जो है, कार्बोनिफेरस टाइम में जो है आपका फर्स्ट रेप्टाइल जो है वो पैदा हुआ था। उसका टाइम पीरियड याद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कुछ भूल भी सकते हैं। तो 286 से 360 मिलियन साल पहले, यानी कि मोटा मोटा अगर हम कहें कि 28 करोड़ से लेकर के लगभग 36 करोड़ के बीच साल के बीच में जो है आपका फर्स्ट रेप्टाइल यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड में देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। देखो ये क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ अर्थ की, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से, बहुत सारी इसके बारे में थ्योरीज आई हैं। लाप्लास थ्योरी जो है वो काफ़ी फेमस हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। लाप्लास की जो नेबुला हाइपोथेसिस जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो ये पूछा गया कि सोर्स तय से अलग हुए पदार्थ के सिगार के आकार के विस्तार के निर्माण के बारे में किसने बात की है? तो चैम्बरलिन की जो थ्योरी थी दोस्तों, चैम्बरलिन ने इस बारे में अपनी थ्योरी में जो है विस्तार से बताया है। तो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से है, और आप जा कर के इसको अपने सविंदर सिंह की बुक में बड़ी डिटेल में सारी की सारी थ्योरीज को दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, द सोलर इक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज। कहने का मतलब है कि सूर्य ग्रहण केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में ही पूर्णता प्राप्त करता है, क्योंकि आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण जो है पूरी पृथ्वी पर कभी भी नहीं आता। आप सुनते होंगे कि आज इंडिया में आया है, और कभी आप कहोगे कि आज ग्रहण है लेकिन इंडिया में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो यूएसए में आया है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा चंद्रमा है उसकी जो छाया है उसमें डिफरेंस है। चंद्रमा की छाया जो है पूरी पृथ्वी को नहीं ढक पाती है, वो पृथ्वी के किसी एक भाग को ढक लेती है, जिसकी वजह से केवल उसी रीजन में हमें
जो सूर्य ग्रहण है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी एक साफ सपाट सतह नहीं है, हालांकि इसमें चोटियां और गड्ढे हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के प्रक्षेप पथ